हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूं आप सभी को इस टूडेज फिलोसॉफी मॉक टेस्ट एनालिसिस सेशन में। तो ये हमारा आज का आखिरी दिन है, ठीक है। हम लोग पहले भी एक टेस्ट लिया था, उम्मीद करूँगा वो टेस्ट आप लोगों ने देखा है और आप लोग उसको अच्छे से एनालिसिस भी किया है। तो आज हमारा डे 2 है। तो आज इस टेस्ट के बाद आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लो, फिलोसॉफिकल स्टडी। तो ये 2 दिन को जो मॉक टेस्ट हुआ था इसके ऊपर बेस बना के आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट है। और जो फर्स्ट होगा उसको मिलेगा 150 रुपया, और जो सेकंड होगा उसको मिलेगा 100 रुपया, और जो थर्ड में आएगा उसको मिलेगा 50 रुपया, ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो कौन सा खेतीवाद को वैशेषिक सिस्टम ने एक्सेप्ट किया है? तो ऑप्शन ए उन्नत खेती, ऑप्शन बी औख खेती, ऑप्शन सी आत्म खेती, या फिर ऑप्शन डी औसत खेती। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उन्नत खेती। ये तो ठीक है। अब ये बताओ औख खेती को किसने एक्सेप्ट किया है? तो औख खेती को एक्सेप्ट किया है प्रभाकर ने, राइट, प्रभाकर मीमांसा। और ये बताओ आत्म खेती को किसने एक्सेप्ट किया है? आत्म खेती को एक्सेप्ट किया है जोगाचार या फिर विज्ञानवादी, राइट। और ये बताओ औसत खेती को किसने एक्सेप्ट किया है? ये माध्यमिका और शून्यवादी ने एक्सेप्ट किया है, राइट। और ये बताओ सदासत खेती को किसने एक्सेप्ट किया है? ये सांख्य फिलोसफी ने एक्सेप्ट किया है, राइट, बेसिकली ये लेटर सांख्य। और विपरीत खेती को किसने एक्सेप्ट किया है? ये कुमारिला भट्टाचार्य ने एक्सेप्ट किया है, राइट। और एक खेती आते हैं, ठीक है, वो है औथ खेती। तो औथ खेती को किसने दिया है? ये रामानुजाचार्य ने दिया है, राइट। और जो अनिर्वचनीय खेती है वो किसने दिया है? वो अद्वैतवादी शंकराचार्य ने दिया है, ठीक है। तो ये सारे आपने कॉपी पे लिख लो और अच्छे से दिमाग पर बिठा लो, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व मीमांसा बिलीव्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो पूर्व मीमांसा निम्नलिखित में से किस में विश्वास करते हैं? तो ऑप्शन ए परत प्रमाण्यवाद एंड परत अप्रमाण्यवाद, ऑप्शन बी स्वतः प्रमाण्यवाद एंड परत अप्रमाण्यवाद, या फिर ऑप्शन सी परत प्रमाण्यवाद एंड स्वतः अप्रमाण्यवाद, या फिर ऑप्शन डी स्वतः प्रमाण्यवाद एंड स्वतः अप्रमाण्यवाद। तो कौन सा एक्सेप्ट किया है पूर्व मीमांसा ने? तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्वतः प्रमाण्यवाद एंड परत अप्रमाण्यवाद। तो स्वतः और परत को तो मीमांसा पूर्व मीमांसा ने एक्सेप्ट किया है। अब परत प्रमाण्यवाद और परत अप्रमाण्यवाद को किसने एक्सेप्ट किया है? ये नया फिलोसफी ने एक्सेप्ट किया है, राइट। अब ये बताओ कि परत प्रमाण्यवाद एंड स्वतः अप्रमाण्यवाद इसको किसने एक्सेप्ट किया है? देखो, सांख्य फिलोसफी वो स्वतः प्रमाण्यवाद और स्वतः अप्रमाण्यवाद को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो सांख्य न्याय के अपोजिट है, मतलब नया फिलोसफी दोनों को परत एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब देखो बुद्धिज़्म वो देखो परत प्रमाण्यवाद और स्वतः अप्रमाण्यवाद को एक्सेप्ट किया है, राइट। और मीमांसा फिलोसफी जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, वो देखो स्वतः प्रमाण्य और परत अप्रमाण्यवाद को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो इसको अच्छे से दिमाग पर बिठा लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, सांख्य फिलोसफी के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ये आप लोगों को ढूंढना होगा। तो देखो ऑप्शन ए ऑल एक्सपीरियंस इज़ फुल ऑफ सॉरो, मतलब सभी अनुभव दुख से भरी हुई है, या फिर ऑप्शन बी द सफरिंग विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द चित्त एंड पुरुष आर एसोसिएटेड, मतलब पीड़ा तब तक जारी रहेंगे जब तक चित्त और पुरुष जुड़े हैं, या फिर ऑप्शन सी इन द स्टेट ऑफ केवला ऑल संस्कार एंड अविद्या आर अपरूटेड, मतलब केवला राज्यों में सभी संस्कार और अविद्या उखड़ जाती है, या फिर ऑप्शन डी द स्टेट ऑफ केवला इम्प्लाइज नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, मतलब केवला की स्थिति का तात्पर्य प्रकृति और पुरुष के गैर भेद से है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, ध्यान से।
तो देखो जो ऑप्शन ए है मतलब ऑल एक्सपीरियंस इज फुल ऑफ सरो, ये तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो सांख्य और फिलोसफी ने 3 टाइप्स ऑफ दुखों को एक्सेप्ट किया है, और वो कौन कौन सा था? आध्यात्मिक, आधिभौतिक और कौन सा था? और आधिदैविक, राइट। तो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, तो ये 3 टाइप्स ऑफ दुखों को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ऑल एक्सपीरियंस इज फुल ऑफ सरो, ये तो करेक्ट है। अब देखो द सफरिंग विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द चित्त एंड पुरुष आर एसोसिएटेड, ये भी बिल्कुल सही है, राइट। और देखो ऑप्शन सी इन द स्टेट ऑफ क्या बोला? ऑल संस्कार एंड अविद्या आर अपरूटेड, ये भी सही है। द ऑप्शन डी द स्टेट ऑफ क्या बोला? इम्प्लाइज नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, ये गलत है। तो ये नॉन डिस्टिंक्शन नहीं है, राइट, यहाँ पर डिस्टिंक्शन किया जाता है। देखो ये तो पुरुष प्रकृति के साथ तो मिलते तो है, राइट, तभी तो ये इवोल्यूशन होता है। अगर नहीं मिलते तो ये इवोल्यूशन नहीं होता, तो इसको डिस्टिंक्शन किया जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये जॉइनो फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। तो देखते हैं, चलो। असर्शन में क्या है कि द मुक्त जीव आर द रिलीज्ड प्योर सोल्स, मतलब मुक्त जीव मुक्त शुद्ध आत्माएं है। और रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ पोसेस्ड ऑफ अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बीर्ज एंड अनंत सुख। तो क्योंकि इसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत बीर्ज और अनंत सुख शामिल है। तो इन 2 कॉन्टेक्स्ट में बोलो कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखा करो। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सरकारी ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ए। बोथ assertion एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। तो द मुक्त जीवा आर रिलीज्ड प्योर सोल्स बिकॉज इट इज़ पोजेस्ड ऑफ अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बीर्ज एंड अनंत सुख, ये दोनों करेक्ट है और करेक्ट रीजनिंग भी है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋण एज एनरिच्ड इन द वेदास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट, तो वेदों में निहित ऋण की अवधारणा निम्नलिखित में से कौन एक इसका हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए देवऋण, ऑप्शन बी पितृऋण, ऑप्शन सी ऋण ऋषि ऋण, या फिर ऑप्शन डी मनुष्य ऋण। तो इनमें से कौन सा नहीं था वेदा में? ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मनुष्य ऋण। तो मनुष्य ऋण को ये वेदा में इंक्लूडेड नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग याद में रखो। देखो देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों को वेदों में इंक्लूडेड किया गया था, राइट। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हिच वन ऑफ द वेदांतिक सिस्टम्स एडवोकेट्स अविकृत परिणामवाद, तो कौन सा वैदांतिक प्रणाली अविकृत परिणामवाद की वकालत करती है? तो ऑप्शन ए अद्वैत, ऑप्शन बी विशिष्टाद्वैत, या फिर ऑप्शन सी द्वैत, या फिर ऑप्शन डी शुद्धाद्वैत। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, हम लोगों ने इसको बहुत बार डिस्कस किया है। अगर अभी भी आप लोग इस क्वेश्चन को गलत करोगे तो आपको बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी शुद्धाद्वैतवाद। देखो अगर आप लोगों ने इसको नहीं भी पढ़ा तो आप भी इसको बना सकते हो। कैसे? अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से पढ़ा है तो भी आपका ये आंसर बन जाना चाहिए था, क्योंकि शुद्धाद्वैतवाद के एक ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो कि है अविकृत परिणामवाद। तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बार कह चुका हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले सिलेबस को रट के जाना है। अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी जितना दिन टाइम है आप लोगों के पास, डेली एक बार सिलेबस को देखो। आप लोग ये बताओ कि शुद्धाद्वैतवाद को किसने एक्सेप्ट किया है? शुद्धाद्वैतवाद को वल्लभाचार्य ने एक्सेप्ट किया है, राइट, और द्वैतवाद को किसने एक्सेप्ट किया है? वो माधवाचार्य ने एक्सेप्ट किया है। तो ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी एक्सेप्ट सभी कल्पों को प्रत्यक्ष एज ए प्रमा, सिलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम बिलो। तो भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली, ठीक है, मतलब कौन सा स्कूल सभी कल्पक प्रत्यक्षों को एक प्रमा के रूप में स्वीकार किया है? तो नया, बुद्धिस्ट और पूर्व मीमांसा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मतलब नया एंड पूर्व मीमांसा। राइट, तो नई फिलोसफी और पूर्व मीमांसा ने ये सविकल्पक प्रत्यक्षों को एक्सेप्ट किया है, लेकिन बुद्धिस्ट फिलोसफी ये सविकल्पक प्रत्यक्षों को एज ए प्रमा एक्सेप्ट नहीं किया है। अब अगला प्रश्न, भेदाभेदवाद इज मेंटेन्ड बाय, तो भेदाभेद द्वारा बनाए रखा जाता है। तो ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी रामानुजा, ऑप्शन सी वल्लभा या फिर ऑप्शन डी निम्बार्का। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्काचार्य ने ये भेदाभेदवाद को मेंटेन किया है, ठीक है। और निम्बार्काचार्य ने कौन सा फिलोसफी को एक्सेप्ट किया है, वो द्वैताद्वैतवाद को एक्सेप्ट किया है। राइट, तो ये भी याद रखो। अब अगला प्रश्न प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा। हेराक्लिटस बिलीव्स इन, तो हेराक्लिटस किस पर विश्वास करता था। तो ऑप्शन 1 हार्मोनी एंड अपोजिट्स, ऑप्शन 2 ओनली वन रियलिटी, या फिर ऑप्शन 3 ऑल इज फॉलो एंड बिकमिंग, या फिर ऑप्शन 4 द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लक्स। तो इनमें से कौन सा है। आप लोग इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करो। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मतलब 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन 2 को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऑप्शन 2 में क्या है कि ओनली वन रियलिटी, केवल एक ही वास्तविकता है। तो ये किसने कहा है, ये जेनो ने कहा है। राइट, जेनो ने कहा कि देयर इज़ वन रियलिटी। तो ये हेराक्लिटस ने नहीं बिलीव किया है। राइट, तो ऑप्शन 2 तो गलत है। तो ऑप्शन 2 को एलिमिनेट करो तो देखो ए और बी डिलीट हो जाएगा, और देखो उसके साथ देखो 1 और 4 तो दोनों ऑप्शन में है। राइट, सी और डी, तो आपको 3 में चेक करना था। देखो ऑल इज़ फॉलो एंड बिकमिंग, ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट किया है हेराक्लिटस ने। राइट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, सेंस एंड थॉट इज गिवन बाय, तो रूप और वास्तविकता, भाव और विचार के बीच अंतर किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए थेल्स, ऑप्शन बी एनाक्सिमेनिस, या फिर ऑप्शन सी पिथागोरस, या फिर ऑप्शन डी पार्मेनिडिस। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, सभी को आंसर करना है जल्दी। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पार्मेनिडिस। तो पार्मेनिडिस ने ये डिस्टिंक्शन किया था अपीयरेंस एंड रियलिटी और सेंस एंड थॉट के बीच। राइट, और आप लोग ये बताओ अपीयरेंस एंड रियलिटी ये ग्रंथ किसने लिखा था। तो अपीयरेंस एंड रियलिटी ये जो ग्रंथ है इसको लिखा था ब्रैडली ने। राइट, अब ये भी याद रखो कि पार्मेनिडिस ने भी ये रियलिटी को एक ही कहा है। राइट, रियलिटी इज़ वन, और उसको इटर्नल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल भी कहा है। राइट, तो जेनो के साथ ये पार्मेनिडिस भी कहा है कि देयर इज़ वन रियलिटी। राइट, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो डिड नॉट रेस्ट्रिक्ट डायलेक्टिक टू, तो प्लेटो ने द्वंद्वात्मकता को डैश तक सीमित नहीं किया है, मतलब डायलेक्टिक को कहाँ तक सीमित नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर नोट लिखा है। तो देखो एग्जामिनेशन, ओपोजिशन, रीजनिंग या फिर डिवीज़न। तो देखो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी ओपोजिशन। ओके, मतलब विरोध। तो विरोध तक ये डायलेक्टिक को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है प्लेटो के द्वारा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सब्सटेंस इज प्रायर टू अदर कैटेगरीज बिकॉज इट, तो एरिस्टोटल के अनुसार पदार्थ अन्य श्रेणियों से पहले है क्योंकि ये, तो ऑप्शन ए एग्जिस्ट सेपरेटली एंड इज नॉट एन एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी डज नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली एंड इज एन एट्रीब्यूट, या फिर ऑप्शन सी डज नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली एंड इज नॉट एन एट्रीब्यूट, या फिर ऑप्शन डी एग्जिस्ट सेपरेटली एंड इज एन एट्रीब्यूट नॉट बोथ। तो कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी बता, रुकना नहीं है, फटाफट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एग्जिस्ट सेपरेटली एंड इज नॉट एन एट्रीब्यूट, मतलब अलग से मौजूद है और एक विशेषता नहीं है। राइट, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था।
कैटेगरी ऑफ रिलेशन इन द फिलोसफी ऑफ इमानुएल कांट इंक्लूड्स, तो इमानुएल कांट के दर्शन में संबंध में श्रेणी में शामिल है ऑप्शन ए रियलिटी, ऑप्शन बी प्लुरलिटी, ऑप्शन सी सब्सटेंस या फिर ऑप्शन डी स्पेस। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने जो पहला टेस्ट हुआ था, ठीक है, वहाँ पर भी डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नोट नहीं बना है तो इसको कैसे आंसर करोगे। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सब्सटेंस। तो अब देखो यहाँ पर, तो देखो रिलेशन में कौन कौन सा है, सब्सटेंस, कॉज और कम्युनिटी, राइट। और देखो क्वांटिटी में 3 है, मतलब यूनिटी, प्लुरलिटी और टोटलिटी। और मोडालिटी में 3 है, पॉसिबिलिटी, एग्जिस्टेंस और नेसेसिटी। और क्वालिटी में रियलिटी, नेगेशन और लिमिटेशन। ठीक है, तो ये भी सारे याद रखो। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। लाइबनिज थ्योरी ऑफ मोनाड्स इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो लाइबनिज का ये चिदनु का सिद्धांत किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी इमेजिनेशन, ऑप्शन सी इंडिविजुएशन या फिर ऑप्शन डी डिवीजन। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इंडिविजुएशन। तो लाइबनिज का जो थ्योरी ऑफ मोनाड्स है वो जो प्रिंसिपल पर बेस्ड था वो है इंडिविजुएशन। और मोनाड को उन्होंने कहा है कि ये विंडोलेस है। तो लाइबनिज का जो सब्सटेंस एज मोनाड है, मोनाड मीन्स दैट व्हिच इज़ वन, राइट, हैज़ नो पार्ट्स, तो ये इंडिविजुअल हो जाएगा, राइट। और ये जो मोनाड के अंदर जो रिएक्शन है, एक्शन है, बहुत सारे एक प्रिंसिपल पर बेस है कि प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी, राइट, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था गॉड के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे याद रखो। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ओके, तो कांट के लिए स्पेस एंड टाइम क्या है। तो ऑप्शन ए कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस या फिर ऑप्शन सी आइडियाज ऑफ रीजन या फिर ऑप्शन डी फॉर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटी। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फॉर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटी, मतलब संवेदनशीलता के रूप में, राइट। तो ये स्पेस एंड टाइम क्या है, फॉर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्लेम दैट नेचर एक्चुअली एम्बॉडीड थॉट्स इज ए सेंट्रल फीचर ऑफ, तो ये दावा कि प्रकृति वास्तव में विचारों के मूर्त रूप देते हैं, तो इसकी एक केंद्रीय विशेषता है, तो कौन सा है। ऑप्शन ए प्लेटोज आइडियलिज्म, ऑप्शन बी बार्कलेज आइडियलिज्म, ऑप्शन सी हेगल्स आइडियलिज्म या फिर ऑप्शन डी कांट्स क्रिटिकल आइडियलिज्म। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हेगल्स आइडियलिज्म। तो बेसिकली ये हेगल का एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का ही एक पार्ट है। ठीक है, उन्होंने दावा किया था कि ये जो नेचर ऑफ एक्चुअली एम्बोल्ड थॉट्स है वो एक सेंट्रल फीचर है, राइट। और ये कांट से अनुप्राणित होकर ही ये हेगल ने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म को दिया था, राइट। तो ये भी याद रखो। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूम द एस्क्रिप्शन ऑफ नेसेसिटी टू नेचर इज, तो ह्यूम के अनुसार प्रकृति की आवश्यकता का वर्णन है ऑप्शन ए लॉजिकल, ऑप्शन बी कॉजल, ऑप्शन सी एम्पिरिकल या फिर ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल। ओके, तो ह्यूम ने मनोवैज्ञानिक आदत में प्राकृतिक आवश्यकता के सूत्र को खोजने का दावा किया है, जिससे हम घटनाओं के हमारे अनुभव के अवसर पर प्रभाव के समान घटना की उम्मीद करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल, मतलब मानसशास्त्रीय या फिर मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ निम्बार्कचार्य, तो निम्नलिखित में से कौन सा निम्बार्कचार्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए द डॉक्ट्रिन ऑफ आइडेंटिटी इन डिफरेंस, मतलब अंतर में पहचान का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन बी मैटर एंड सोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड अदर एंड फ्रॉम गॉड, मतलब पदार्थ और आत्मा एक दूसरे से और ईश्वर से भिन्न है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो ये कौन सा एसोसिएटेड है।
यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, द डॉक्ट्रिन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिफरेंस। तो ये निम्बाचार्य ने एसोसिएट किया है। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन बी पर है, मैटर एंड सोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड अदर फ्रॉम गॉड, तो ये किसने कहा है कि ये माधवाचार्य ने कहा है, राइट। तो माधवाचार्य के अकॉर्डिंग ये मैटर एंड सोल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम गॉड, तो ये भी याद रखो। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तो इनमें से कौन सा रामानुज के साथ एसोसिएटेड है? तो ऑप्शन ए, अल्टीमेट रियलिटी इज यूनिक्वालिफाइड ब्रह्म, मतलब परम वास्तविकता अयोग्य ब्रह्म है। या फिर ऑप्शन बी, इंडिविजुअल सोल इज एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ हिज बॉडी, मतलब व्यक्तिगत आत्मा भगवान का एक गुण है और उनके शरीर का एक हिस्सा है। या फिर ऑप्शन सी, इन दोनों को एक्सेप्ट किया है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडिविजुअल सोल इज एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ हिज बॉडी, राइट। तो ये रामानुजाचार्य ने एक्सेप्ट किया है। और ये जो अल्टीमेट रियलिटी इज़ यूनिक्वालिफाइड ब्रह्म है, उसको किसने एसोसिएट किया है? वो शंकराचार्य ने एसोसिएट किया है, राइट। तो ये भी याद रखो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विथ प्रमाण संप्लव? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण संप्लव के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कैन बी कॉग्नाइज्ड थ्रू परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी, कंपैरिजन एंड द लाइक, ज्ञान की वस्तु को धारणा, अनुमान, मौखिक गवाही, तुलना और इसी तरह के माध्यम से पहचाना जा सकता है। या फिर ऑप्शन बी, परसेप्शन कैन परसीव्ड ओनली इट्स ओन ऑब्जेक्ट एंड नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फरेंस, मतलब धारणा केवल अपनी वस्तु को ही देख सकती है, ना कि अनुमान की वस्तु को। तो या फिर ऑप्शन सी, बोथ। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, परसेप्शन कैन बी परसीव्ड ओनली इट्स ओन ऑब्जेक्ट एंड नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फरेंस। तो ये क्या है? ये प्रमाण व्यवस्था है, राइट, नॉट प्रमाण संप्लव। तो प्रमाण संप्लव कौन सा है? तो देखो ऑप्शन ए में जो है वो है प्रमाण संप्लव, क्योंकि देखो यहाँ पर सारे प्रमाण को एक साथ लिखा गया है, राइट। द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन एज पर प्रमाण व्यवस्था इज नोन एज, तो प्रमाण व्यवस्था के अनुसार धारणा की वस्तु को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए, सामान्यतः दृष्टा। या फिर ऑप्शन बी, सामान्य लक्षण। या फिर ऑप्शन सी, स्वलक्षण। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वलक्षण। तो ये याद रखो, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन एज पर प्रमाण व्यवस्था इज नोन एज स्वलक्षण। अगर यहाँ पर परसेप्शन जगह पर इन्फरेंस लिखा होता तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फरेंस एज पर प्रमाण व्यवस्था इज नोन एज, यस, तब ये ऑप्शन बी, सामान्य लक्षण हो जाता, ठीक है। तो याद रखें कि द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फरेंस अगर यहाँ पर पूछा होगा तो ये सामान्य लक्षण हो जाएगा, और द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन एज पर प्रमाण व्यवस्था पूछा है तो ये स्वलक्षण हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हु मेंटेन्ड दैट रियलिटी इज़ प्योर एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल थॉट? तो किसने कहा कि वास्तविकता सभी विचारों से स्वतंत्र शुद्ध अनुभव है? तो ऑप्शन ए, बार्कले। ऑप्शन बी, लॉक। ऑप्शन सी, ब्रैडले। या फिर ऑप्शन डी, विलियम जेम्स। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ, ठीक है। एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इस ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर बता सकते हो। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विलियम जेम्स। देखो आप ये भी कर सकते थे कि बार्कले, लॉक और ब्रैडली, तो ये तीनों एक कैटेगरी से है, राइट।
और विलियम जेम्स ये एक अलग कैटेगरी है। मतलब ये जो प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर है, राइट, वो तो अलग है। तो आप इस ऑड को निकाल सकते हो। ओके, तो इसको याद रखिए कि द रियलिटी इज़ प्योर एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल थॉट्स, ये विलियम जेम्स ने कहा है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। त्रिविध दुखानुवृत्ति मतलब एब्सोल्यूट सेसेशन ऑफ सफरिंग एज द आइडियल इज मेंशन्ड बाय, तो आदर्शों के रूप में त्रिविध दुखानुवृत्ति मतलब दुखों की पूर्ण समाप्ति का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए चार्वाका, ऑप्शन बी सांख्य, ऑप्शन सी योगा या फिर ऑप्शन डी अद्वैत वेदांता। हम लोगों ने पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी योगा। देखो, सांख्य फिलोसफी ने कहा है कि ये जो सफरिंग है, ठीक है, वो दुख है, राइट। उन्होंने लोगों ने दुख को एक्सेप्ट किया है, राइट, आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक, ठीक है। और जो योगा फिलोसफी है वो इसके निवृत्ति के बारे में बात करता है, राइट, मतलब उससे मुक्ति प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। द पोजिशन दैट स्टेट ऑफ स्थितप्रज्ञ कैन बी अटेंड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ इज मेंशन्ड बाय, तो ये स्थिति कि कर्तव्यों के प्रदर्शन के माध्यम से स्थितप्रज्ञ की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, तो ये किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन सी शंकर या फिर ऑप्शन डी तिलक। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी तिलक। तो तिलक तो हमारे सिलेबस पर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सिलेबस का भी एक पार्ट है, क्योंकि देखो ये जो स्थितप्रज्ञ है वो गीता का एक पार्ट है, राइट। तो गीता तो हमारे इस सिलेबस में इंक्लूडेड है, राइट। तो ये याद रखो कि ये तिलक ने कहा है। अब अगला प्रश्न, एज पर वैदिक सेइंग ऋतु कैन नॉट बी ट्रांसग्रेस्ड इवन बाय, तो वैदिक कहावत के अनुसार ऋतु उल्लेखन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन सी गॉड्स या फिर ऑप्शन डी द क्रिएशन। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एनिमल्स। तो ऋतु ये एनिमल को ट्रांसग्रेट नहीं किया है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्रह्मसूत्र केवल निर्गुणाश्च सपोर्ट्स, मतलब ब्रह्मसूत्र केवल निर्गुणाश को समर्थन करता है। ऑप्शन ए विशिष्ट अद्वैत, ऑप्शन बी अद्वैत वेदांत या फिर ऑप्शन सी द्वैत या फिर ऑप्शन डी द्वैत द्वैत। मतलब निर्गुण ब्रह्म को किसने सपोर्ट किया है, ठीक है, तो आंसर बताओ। यस, तो निर्गुण ब्रह्म को सपोर्ट किया है शंकराचार्य ने, राइट। तो शंकराचार्य कौन सा फिलोसफी, कौन सा वेदांत को एक्सेप्ट किया है? वो अद्वैत वेदांत को, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी याद रखो कि ब्रह्म अद्वय, निर्गुण, निर्विशेष, निराकार, निर्विकल्प, ठीक है, इतने सारे विशेषण हैं जो शंकर ने एक्सेप्ट किए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साधारण धर्म, तो निम्नलिखित में से कौन साधारण धर्म नहीं है? तो ऑप्शन ए रिस्ट्रेन ऑफ एंगर, ऑप्शन बी क्लीनलीनेस, ऑप्शन सी पनिशमेंट या फिर ऑप्शन डी वेरासिटी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पनिशमेंट। तो पनिशमेंट ये स्वधर्म नहीं है, ठीक है। तो स्वधर्म कौन कौन सा है? तो अक्रोध मतलब क्रोध नहीं रखना है, ठीक है, शौच मतलब क्लीननेस और सत्य मतलब वेरासिटी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर ऑफ बुद्धिस्ट एथिक्स, तो निम्नलिखित में से कौन बौद्ध नैतिकता का मूल है? तो ऑप्शन ए द प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, मतलब आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, ये प्रतित्व समुत्पत्तिवाद है। ऑप्शन बी द फोर नोबल ट्रूथ्स, मतलब
4 आर्य सत्य, या फिर ऑप्शन सी द 8 फोल्ड पथ मतलब 8 गुना पथ, या फिर ऑप्शन डी त्रिवर्ग मतलब त्रिवर्ग ही है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी द 8 फोल्ड पथ, मतलब जो अष्टांगिक मार्ग है। यही है बुद्धिस्ट एथिक्स का कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोगों को याद तो है ना 8 फोल्ड पथ कौन कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। द पोजिशन दैट धर्म इज एसेंशियली ए वर्च्यू एंड दस इज ए सब्जेक्टिव ट्रेट इज मेंशन्ड बाय। तो ये स्थिति की धर्म अनिवार्य रूप से एक गुण है और इस प्रकार एक व्यक्तिपरक गुण है। ये किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो ऑप्शन ए कुमारिला, ऑप्शन बी प्रभाकर, ऑप्शन सी सांख्य बुद्ध एंड न्याय वैशेषिका, या फिर ऑप्शन डी सांख्य एंड मीमांसिका। तो धर्म को किसने ये एसेंशियली ये वर्च्यू माना है, बताओ। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मतलब सांख्य बुद्ध एंड न्याय वैशेषिक, ठीक है। ये तीनों ने ये कहा है कि धर्म इज एसेंशियली ए वर्च्यू एंड दस इज ए सब्जेक्टिव ट्रेट, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पोजिशन दैट मोक्ष इज नॉट नेगेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी बट द रिस्टोरेशन ऑफ हार्मोनी विद द एब्सोल्यूट इज मेंटेन्ड बाय। ये स्थिति कि मोक्ष व्यक्तित्व का निषेध नहीं है बल्कि निरपेक्षों के साथ सामंजस्य की बहाली है। तो ये किसके द्वारा बनाए रखा गया है? तो ऑप्शन ए चार्वाका, ऑप्शन बी सांख्य, ऑप्शन सी शंकर, या फिर ऑप्शन डी रामानुजा। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रामानुजा। तो रामानुजाचार्य ने ये विधो मुक्ति को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये भी याद रखो, और ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ याद रखो कि मोक्ष इज नॉट नेगेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी बट द रिस्टोरेशन ऑफ हार्मोनी विद द एब्सोल्यूट, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। श्रेयस का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मैरिली प्लीजेंट मतलब केवल सुख, ऑप्शन बी इंट्रिंसिकली एक्सीलेंट मतलब आंतरिक रूप से उत्कृष्ट, या फिर ऑप्शन सी बोथ मतलब दोनों, या फिर कोई नहीं है। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंट्रिंसिकली एक्सीलेंट मतलब आंतरिक रूप से उत्कृष्ट, राइट। तो श्रेयस का अर्थ यही है। अब प्रेयस का अर्थ क्या है? तो देखो यहाँ पर, तो देखो देयर आर टू वेज ऑफ लीडिंग आवर लाइफ, प्रेयस एंड श्रेयस, ठीक है। तो प्रेयस क्या है कि इफ़ देयर इज समथिंग दैट प्लीजेज योर ईगो देन इट इज़ प्रेयस नॉट श्रेयस, ठीक है। प्रेयस मीन्स टू मेक अस हैप्पी टेम्पोरली बट लेटर ऑन कॉजेज मिस्ट्री। और श्रेयस क्या है कि द पाथ ऑफ दैट व्हिच इज़ राइट एंड गुड। शास्त्र सेज वन नीड्स टू सी क्लियरली व्हाट इज़ प्रॉपर एंड व्हाट इज़ इम्प्रॉपर। तो ये श्रेयस में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो प्रयास होता है वो प्रेजेंट मतलब सुख, राइट, और जो आपको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, टेम्पोरली, तो बहुत सारे प्रयास में आ जाएगा। और जो श्रेयस है, ठीक है, वहाँ पर ये अच्छाई या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लेजर, ठीक है, हाईएस्ट पर्पस ऑफ मोक्ष मतलब लिबरेशन की तरफ ये बात करेगा। बेसिकली ये श्रेयस जो है वो स्पिरिचुअल की बात करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑल द सिन इन दिस वर्ल्ड आर कमिटेड ड्यू टू अट्रैक्शन प्रेयर्स, राइट। तो देयर आर वाइसेस आर गेटवे टू हेल, कामो क्रोध लोभ। और देखो जहाँ पर श्रेयस की बात हुआ है तो वहाँ पर देखो ए श्रेयस बाउंड पर्सन वुड फॉलो श्रवण मनन एंड निधिध्यासन, ठीक है। तो ही वुड इंक्लूड इन आत्मचिंतन, ठीक है।
उम्मीद करूँगा आपको ये श्रेयस और प्रेयस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईच पर्सनस हैप्पीनेस इज ए गुड टू दैट पर्सन एंड द जनरल हैप्पीनेस देयरफॉर इज गुड टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल पर्सन्स इज द व्यू अफेयर्ड बाय। प्रत्येक व्यक्ति का सुख उस व्यक्ति के लिए अच्छा होता है और सामान्य सुख इसलिए सभी व्यक्तियों के समग्र के लिए अच्छा होता है। तो ये दृष्टिकोण किसने बरकरार रखा गया है? तो ऑप्शन ए J.S. मिल, ऑप्शन बी बेंथम, या फिर ऑप्शन सी सिडविक, या फिर ऑप्शन डी कांट। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए J.S. मिल। तो J.S. मिल का एक, ठीक है, कोटेशन भी है कि ईच पर्सनस हैप्पीनेस इज ए गुड टू दैट पर्सन एंड द जनरल हैप्पीनेस देयरफॉर इज गुड टू एग्रीगेट ऑफ ऑल पर्सन, ठीक है। तो ये J.S. मिल के द्वारा कहा गया था। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पिरिचुअल ड्यूटीज आर स्टेटेड पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली एज। तो शास्त्रीय कर्तव्यों को सकारात्मक और साथ ही नकारात्मक रूप से बताया गया है। तो ऑप्शन ए विधि एंड निषेध, ऑप्शन बी कर्म एंड अकर्म, ऑप्शन सी धर्म एंड अधर्म, या फिर ऑप्शन डी श्रुति और निषेध। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विधि एंड निषेध। विधि मीन्स जो रूल्स है, राइट, और निषेध मीन्स ये करना मना है, ठीक है। तो बेसिकली एक ही बात दोनों कह रहा है कि रूल्स मतलब ये करो, और निषेध मतलब ये ना करो, ठीक है। तो ये विधि और निषेध का कॉन्सेप्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ये मीमांसा फिलोसफी में हम लोगों को देखने को मिलता है, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामू वॉज पनिश्ड इन द स्कूल इन सच ए वे दैट नो अदर student would dare to commit similar mischief in future. Which of the following theories of punishment subscribes to the above view? तो रामू को स्कूल में ऐसी सज़ा दी गई है कि भविष्य में कोई और छात्र ऐसी शरारत करने से हिम्मत ना करे। तो दंड का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? तो ऑप्शन ए डिटरेंट थ्योरी, ऑप्शन बी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, या फिर ऑप्शन सी प्रिवेंटिव थ्योरी, या फिर ऑप्शन डी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो इनमें से कौन सा होगा? यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डिटरेंट थ्योरी। तो डिटरेंट थ्योरी का अर्थ है प्रतिबंधक उपपत्ति, राइट। तो अब देखो यहाँ पर डिटरेंट थ्योरी के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखो जो डिटरेंस थ्योरी का जो टर्म है, ठीक है, इसका अर्थ है कि पुट पीपल ऑफ, राइट। देखो द आइडिया दैट पनिशमेंट शुड बी ऑफ सच ए नेचर दैट इट विल पुट पीपल ऑफ कमिटिंग क्राइम्स, ठीक है। और देखो रिफॉर्मेटिव थ्योरी का की टर्म्स क्या है कि द आइडिया दैट पनिशमेंट शुड ट्राई टू चेंज क्रिमिनल्स सो दैट दे विल नॉट कमिट क्राइम्स अगेन, राइट। तो यहाँ पर एडुकेट जो की टर्म है वो आ जाएगा, राइट। और देखो रेट्रीब्यूशन क्या है, द आइडिया दैट पनिशमेंट शुड मेक क्रिमिनल्स पे फॉर व्हाट दे हैव डन रॉन्ग, ठीक है। और प्रोटेक्शन क्या है कि कीपिंग क्रिमिनल्स अवे फ्रॉम सोसाइटी सो पीपल आर सेफ फ्रॉम देम, ठीक है। देखो दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट ट्राइज टू पुट पीपल ऑफ कमिटिंग क्राइम्स एंड कॉन्सीव एन ऑफेंडर नॉट टू कमिट फर्दर क्राइम्स, ठीक है। तो यही है डिटरेंस थ्योरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following statements can be attributed to ethical non-cognitivists? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैतिक गैर संज्ञानात्मकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो सही कोट को चयन कीजिए। तो देखो ऑप्शन 1 मोरल सेंटेंसेस आर नॉट प्रोपोजिशंस, मतलब नैतिक वाक्य प्रस्ताव नहीं है। ऑप्शन 2 मोरल सेंटेंसेस आर प्रोपोजिशंस, मतलब नैतिक वाक्य प्रस्ताव है। ऑप्शन 3 मोरल सेंटेंसेस हैव ट्रूथ वैल्यू, मतलब नैतिक वाक्यों का
सत्य मूल्य होता है। और ऑप्शन 4 मोरल सेंटेंसेस हैव नॉट ट्रूथ वैल्यू, मतलब नैतिक वाक्यों का सत्य मूल्य नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है तो वो एक ऑपोजिट का कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन है, राइट। तो एक करेक्ट होगा तो दूसरा रॉन्ग होगा। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मतलब ओनली 1 and 4 आर ट्रू। तो मोरल सेंटेंसेस आर नॉट प्रोपोजिशन, तो ये प्रोपोजिशन नहीं हो सकता है। अगर प्रोपोजिशन नहीं है तो इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालोगे, राइट। तो वो भी नहीं होगा। तो 1 और 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो एथिकल नॉन कॉग्निटिविस्ट जो थ्योरी है वो कहता है कि ये जो नैतिक वाक्य है, ठीक है, उसका सत्य मूल्य नहीं होता है और वो प्रोपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू इंट्यूशनिज्म एज एन एथिकल थ्योरी। तो नैतिक सिद्धांतों के रूप में अंतर्ज्ञानवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए, देयर आर ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब उद्देश्य नैतिक सत्य है जो मनुष्य से स्वतंत्र है। या फिर ऑप्शन बी, मोरल ट्रूथ आर फंडामेंटल ट्रूथ्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स, मतलब नैतिक सत्य मौलिक सत्य है जिन्हें भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। या फिर ऑप्शन सी, आवर इंट्यूशन इज ऑलवेज इन लीगल विद द कन्वेंशनल मोरालिटी, मतलब हमारा अंतर्ज्ञान हमेशा पारंपरिक नैतिकता के अनुरूप है। या फिर ऑप्शन डी, कि ह्यूमन बींग्स कैन डिस्कवर मोरल ट्रूथ्स बाय यूजिंग देयर माइंड इन एन इंट्यूटिव वे, मतलब मनुष्य अपने दिमाग का सहज तरीके से उपयोग करते नैतिक सत्य की खोज कर सकता है। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नोट लिखा है, ध्यान से। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, आवर इंट्यूशन इज ऑलवेज इन लीगुई विथ द कन्वेंशनल मोरालिटी, मतलब हमारा अंतर्ज्ञान हमेशा पारंपरिक नैतिकता के अनुरूप है, राइट। तो आप लोग ये एक कीवर्ड आप लोगों को ध्यान में जाना चाहिए था कि यहाँ पर ऑलवेज लिखा हुआ है, राइट। तो जहाँ पर ऑलवेज, नॉट, साम, राइट, बहुत सारे कीवर्ड्स आप लोगों को नजर आए तो उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो। तो गाइज जो इंट्यूशनिज्म है वो क्या है कि जो नैतिक मानदंड के अनुसार, ठीक है, कोई भी विचार या किसी भी तरह का बुद्धि के छोड़कर, ठीक है, अगर कोई वस्तु को डायरेक्टली आप लोग प्रत्यक्ष किया जाना चाहिए या फिर उसको उपलब्धि किया जाना चाहिए तो उस जो मतवाद है, ठीक है, उस जो थ्योरी है उसको सब इंट्यूशनिज्म व अंतर्ज्ञानवाद कहा जाता है। अब इस अंतर्ज्ञानवाद को दो तरह के डिवाइड किया गया है आगे, प्योर इंट्यूशनिज्म और मॉडिफाइड इंट्यूशनिज्म, ठीक है। और देखो सिडविक के एक स्वज्ञावाद मतलब अंतर्ज्ञानवाद आते हैं, ठीक है, और वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। वो कौन कौन सा है? परसेप्चुअल इंट्यूशनिज्म, डॉगमेटिक इंट्यूशनिज्म और फिलोसॉफिकल इंट्यूशनिज्म, ठीक है। तो ये सारे अपने कॉपी पे लिख लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। और एक ज़रूरी बात, इस सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि और भी बहुत सारे जुड़ जाए, तभी तो पढ़ाई करने में मज़ा आएगा ना। तो चलिए शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। The view that moral truths exist but they are determined on an individual level is true of which of the following theories of ethics? तो ये विचार कि नैतिक सत्य मौजूद है लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पर निर्धारित होते हैं, राइट। तो नैतिकता के निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों के बारे में सही है? तो ऑप्शन ए एथिकल रियलिज्म, ऑप्शन बी कल्चरल रियलिज्म, ऑप्शन सी सब्जेक्टिविज्म या फिर ऑप्शन डी सुपर नेचुरलिज्म। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखो हमारा इस ऑप्शन पर एक लौता ऑप्शन है जो कि इंडिविजुअल की बात करते हैं, वो है सब्जेक्टिविज्म, राइट, मतलब व्यक्तिनिष्ठवाद। तो यही है।
तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो द व्यू दैट मोरल ट्रूथ्स एग्जिस्ट बट दे आर डिटरमाइंड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, राइट। तो यहाँ पर देखो जो सब्जेक्टिविज्म है वो इंडिविजुअल की बात करता है, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आइडिया दैट एथिकल जजमेंट्स अपील टू प्रिंसिपल्स रादर देन टू पार्टिकुलर केसेस इज क्लोजेस्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ एथिक्स। तो ये विचार कि नैतिक निर्णय विशेष मामलों के बजाय सिद्धांतों के लिए अपील करते हैं, नैतिकता के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के सबसे करीब है। तो ऑप्शन ए एक्ट डिओन्टोलॉजी, ऑप्शन बी एथिकल इगोइज्म, ऑप्शन सी एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म या फिर ऑप्शन डी एथिकल यूनिवर्सलिज्म। तो इनमें से कौन सा होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एथिकल यूनिवर्सलिज्म, मतलब नैतिक सार्वत्रिकवाद, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। द आइडिया दैट एथिकल जजमेंट्स अपील टू प्रिंसिपल रादर देन टू पार्टिकुलर केसेस इज क्लोजेस्ट टू एथिकल यूनिवर्सलिज्म। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ सोशल मीडिया एथिक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया नैतिकता के सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए कीपिंग ऑथेंटिसिटी, ऑप्शन बी कीपिंग द ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन सी रेस्पेक्टिंग अदर डिग्निटी या फिर ऑप्शन डी डू नॉट फॉलोइंग द कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इनमें से कौन सा नहीं है ये आप लोगों को ढूंढना होगा। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी नॉट फॉलोइंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब गोपनीयता का पालन नहीं करना। ये सोशल मीडिया एथिक्स का प्रिंसिपल नहीं है। देखो आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने जो इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया है, ठीक है, तो आप लोग कुछ अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर दिया है। तो अगर मैं इसको पब्लिश कर दिया तो क्या वो सही होगा, सोशल मीडिया एथिक्स का प्रिंसिपल राइट होगा? नहीं ना। तो वो हम गोपनीय रखते हैं, राइट, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, तो वो चीज़, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो रेस्पेक्टिंग अदर डिग्निटी, मतलब दूसरे की गरिमा का सम्मान करना, ये तो बिल्कुल सही है। कीपिंग द ट्रांसपेरेंसी, ये भी सही है, राइट, पारदर्शिता रखते हुए। और देखो कीपिंग ऑथेंटिसिटी, ये तो बिल्कुल सही है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सैमुअल वारेन एंड सैमुअल ब्रैडिस आर एसोसिएटेड विद द। तो सैमुअल वारेन और लुइस ब्रैडिस किसके साथ जुड़े हुई है। तो ऑप्शन ए राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, या फिर ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या फिर ऑप्शन सी राइट टू एम्प्लॉयमेंट, या फिर ऑप्शन डी राइट टू प्राइवेसी। तो इनमें से कौन सा है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी राइट टू प्राइवेसी। तो ये सैमुअल वारेन एंड लुइस ब्रैडिस ये एसोसिएटेड है राइट टू प्राइवेसी के बारे में, राइट। अब देखो यहाँ पर सैमुअल डी वारेन और लुइस डी ब्रैडिस, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर ख्वाब नहीं देखा है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर किताब लिखा है द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो दिस अमेरिकन कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड्स द गाइडलाइन फॉर सोशल मीडिया। तो ये अमेरिकी आचार संहिता सोशल मीडिया के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए ASHA, आशा, निर्भया, ठीक है, और विशाखा और निशा। तो इनमें से कौन सा है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए आशा, ASHA, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। अब देखो यहाँ पर आशा का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, राइट। तो आशा का फुल फॉर्म भी याद रखो, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये सोशल मीडिया के बारे में गाइडलाइंस देते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस आर एलाबोरेटेड बाय। तो वितरक न्याय और सुधारात्मक न्याय किसके द्वारा विस्तृत है।
तो ऑप्शन ए सोक्रेटिस, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी एरिस्टोटल या फिर ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और ये स्टैटिक क्वेश्चन भी है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और कलेक्टिव जस्टिस के बारे में एलाबोरेट किया है, ठीक है, तो याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीत्शे डज नॉट कंसीडर द विल टू पावर एज। तो नीत्शे इच्छा शक्ति को इस प्रकार नहीं मानता है। ऑप्शन ए इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन बी इन्वेंशन, ऑप्शन सी फोर्स या फिर ऑप्शन डी ट्रूथ। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने तो डिस्कस किया था पहले, ठीक है, जो आप लोगों को कॉन्टेम्पोररी वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में एक टेस्ट लिया था, ठीक है, यूट्यूब पर। तो वहाँ पर मैंने इसको डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, राइट। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ट्रूथ। तो ट्रूथ के बारे में ये विल टू पावर ये कंसीडर नहीं करते हैं। तो कौन कौन सा करते हैं? इंटरप्रिटेशन, इन्वेंशन और फोर्स, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फिलोसफी ऑफ राधाकृष्णन कुड बी टर्म्ड एज। तो राधाकृष्णन के दर्शन को इस प्रकार कहा जा सकता है। तो ऑप्शन ए सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ऑप्शन बी रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म, ऑप्शन सी क्वालिफाइड मोनिज्म या फिर ऑप्शन डी मोनिस्टिक आइडियलिज्म। तो राधाकृष्णन का जो फिलोसफी है, ठीक है, तो उसका किस तरह का हम टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मोनिस्टिक आइडियलिज्म। तो राधाकृष्णन का जो दर्शन है उसको हम लोग एकात्मक चिदवाद के नाम से हम इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी को जिन लोगों ने करेक्ट मार्क किया है उन सभी को 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो केसी भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग इज़ द क्लियरेस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो केसी भट्टाचार्य के अनुसार आध्यात्मिक गतिविधि का सबसे स्पष्ट रूप क्या है? तो ऑप्शन ए इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण, ऑप्शन बी परफॉर्मिंग यज्ञ मतलब यज्ञ प्रदर्शन करना, या फिर ऑप्शन सी सेल्फ सर्विस मतलब निस्वार्थ सेवा, या फिर ऑप्शन डी डिवोटेशन मतलब भक्ति। तो कौन सा होगा? ओके, तो केसी भट्टाचार्य के अनुसार, ठीक है, ये याद रखो, जो क्लियरेस्ट फॉर्म है स्पिरिचुअल एक्टिविटी का वो है जो खुद को निरीक्षण करना मतलब आत्मनिरीक्षण, राइट, इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कीवर्ड है केसी भट्टाचार्य के अनुसार, ठीक है, तो इसको याद रखो। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को जिन लोगों ने करेक्ट मार्क किया है उन सभी को 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में है विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस, और ग्रुप 2 में है सोसाइटी, ट्रेडर्स, वॉरियर्स और रूलर्स। तो ये जो कार्डिनल वर्चू है, ठीक है, उस पर बेस बना के ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखो, जो विजडम है, ठीक है, वो किसके साथ मैच होगा? वो रूलर्स के साथ मैच हो जाएगा, राइट। तो रूलर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो विजडम है। अब करेज किसके साथ आएगा? वो वॉरियर के साथ आ जाएगा, राइट। और जो टेम्परेंस है वो किसके साथ आएगा? वो ट्रेडर्स के साथ आ जाएगा, राइट। और जो जस्टिस है वो तो सोसाइटी के लिए है, तो वो सोसाइटी में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर ऑप्शन को टिक करूँ तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइट्स नॉलेज इटसेल्फ इज़ द हाइस्ट रिवॉर्ड ऑफ नॉलेज एंड इन द सेकंड प्लेस देयर इज़ ऑल्सो यूटिलिटी इन इट। तो निम्नलिखित में से कौन लिखता है कि ज्ञान ही ज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है और दूसरे स्थान पर उसकी उपयोगिता भी है? तो ये किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, या फिर ऑप्शन बी
श्री अरविंदो, या फिर ऑप्शन सी जिद्दू कृष्णमूर्ति, या फिर ऑप्शन डी केसी भट्टाचार्य। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। तो आप लोग जितना स्टैटिक क्वेश्चन और स्टैटिक पोर्शन को पढ़ोगे तो आपको उतना ही अच्छा याद में रहेगा। ठीक है, तो स्टैटिक नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि नॉलेज इटसेल्फ इज द हाईएस्ट रिवॉर्ड ऑफ नॉलेज एंड इन द सेकंड प्लेस देयर इज ऑल्सो यूटिलिटी इन इट। ठीक है, तो इसको याद रखो, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मोहम्मद इकबाल के अनुसार ह्यूमन क्या है, मतलब मनुष्य क्या है। तो ऑप्शन ए डिवाइनली क्रिएटेड ओनली, या फिर ऑप्शन बी इवॉल्व्ड फ्रॉम मैटर ओनली, या फिर ऑप्शन सी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या फिर ऑप्शन डी बोथ डिवाइनली क्रिएटेड एंड इवॉल्व्ड फ्रॉम मैटर ओनली। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो देखो जो मोहम्मद इकबाल के अनुसार जो मनुष्य है वो केवल दैव रूप से बनाया गया है और केवल पदार्थों से विकसित है। राइट, ये दोनों हैं, मतलब ए और बी दोनों हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इन श्री अरबिंदोज फिलोसफी द एब्सोल्यूट इज आइडेंटिफाइड विथ। तो श्री अरबिंदो के दर्शन में निरपेक्ष की पहचान की जाती है। तो ऑप्शन ए चित्त शक्ति, ऑप्शन बी चित्तवृत्ति, या फिर ऑप्शन सी चित्त निवृत्ति, या फिर ऑप्शन डी चित्त अनासक्ति। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चित्त शक्ति, मतलब चित्त शक्ति। तो अगर आप देखते हो ऑप्शन को तो देखो चित्त वृत्ति, चित्त निवृत्ति और चित्त अनासक्ति ये तीनों तो नेगेटिव टर्म है। राइट, तो चित्त वृत्ति तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो कौन सा है चित्त शक्ति। ठीक है, तो इसको याद रखो। तो देखो यूनिट 5 और यूनिट 6 से आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस यूनिट को जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आपका फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। एवरी साइंटिफिक स्टेटमेंट और थ्योरी मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड। तो हु होल्ड्स दिस व्यू। तो हर वैज्ञानिक कथन या सिद्धांत को सत्यापित होने में सक्षम होना चाहिए। तो ये दृष्टिकोण कौन रखता है। तो ऑप्शन ए एजे एयर, ऑप्शन बी मॉरिस सिल्क, ऑप्शन सी रुडलफ कार्नेप, या फिर ऑप्शन डी हैंस हेल्म। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, जो यूनिट 6 में रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी का जो टेस्ट लिया था, ठीक है, वहाँ पर, तो आप उसको अच्छे से देख के जाओ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी मॉरिस सिल्क। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो एवरी साइंटिफिक स्टेटमेंट और थ्योरी मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड, ये मॉरिस सिल्क ने कहा है। अब अगला प्रश्न। डैश इज द कुलमिनेशन एंड कम्युनिज्म ऑफ माइंड फॉर श्री अरबिंदो। तो श्री अरबिंदो के लिए मन की पराकाष्ठा और पराकाष्ठा क्या है। ऑप्शन ए ओवर माइंड, ऑप्शन बी सुपर माइंड, ऑप्शन सी इल्यूमिनेटेड माइंड, या फिर ऑप्शन डी हायर माइंड। ओके, तो श्री अरबिंदो के लिए जो मन की पराकाष्ठा है, मतलब जो कुलमिनेशन और कम्युनिज्म है वो क्या है, वो सुपर माइंड है। राइट, तो जो सबसे सुप्रीम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग माइंड के जो जितने सारे सीक्वेंस है, ठीक है, उसको एक बार देख कर जाओगे। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन द सुप्रीम व्यूड अपार्ट फ्रॉम द कॉस्मोस इज नथिंग बट। तो राधाकृष्णन के अनुसार ब्रह्मांड से अलग देखा जाने वाला सर्वोच्च कुछ और नहीं है। तो ऑप्शन ए एब्सोल्यूट, ऑप्शन बी सेल्फ, ऑप्शन सी सोल, या फिर ऑप्शन डी स्पिरिट।
ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एब्सोल्यूट। तो अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन द सुप्रीम व्यूड अपार्ट फ्रॉम द कॉस्मोस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट के बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट को उन्होंने सुप्रीम पावर माना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केसी भट्टाचार्य मेंटेन्स दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलोसफी ऑफ ट्रूथ इज। तो केसी भट्टाचार्य का कहना है कि सत्य के दर्शन का विषय क्या है। तो ऑप्शन ए ब्रह्म, ऑप्शन बी सोल, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट या फिर ऑप्शन डी स्पिरिट। यस, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो है एब्सोल्यूट। तो केसी भट्टाचार्य मेंटेन्स दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलोसफी ऑफ ट्रूथ इज एब्सोल्यूट, ठीक है। और केसी भट्टाचार्य का जो फिलोसफी है, ठीक है, उसका जो चिंताधारा था, ठीक है, उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा कि एब्सोल्यूट, सब्जेक्टिव और अल्टरनेशन, राइट। तो और एब्सोल्यूट को उन्होंने कहा है इनडिफाइनाइट, ठीक है। तो ये भी याद रखो। फॉर विवेकानंद रिलीजन इज। तो विवेकानंद के लिए धर्म क्या है। ऑप्शन ए रियलाइजेशन, ऑप्शन बी टॉक, ऑप्शन सी डॉक्टरिन या फिर ऑप्शन डी थ्योरी। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रियलाइजेशन। तो विवेकानंद के अनुसार धर्म एक एहसास है, राइट। तो देखो, जो बाकी सारे ऑप्शन है बोलने, सिद्धांत या उत्पत्ति, तो ये सारे नेगेटिव सेंस है, राइट। तो आप लोग नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस से भी आंसर बना सकते हो, राइट। और विवेकानंद ने रिलीजन मतलब वो यूनिवर्सल रिलीजन की बात किया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, और स्वदेशी क्या है गांधी के अनुसार। तो ऑप्शन ए डज नॉट लीड टू स्वराज और सेल्फ रूल, ऑप्शन बी लीड्स टू स्वराज और सेल्फ रूल, लीड्स टू पार्शियल स्वराज और सेल्फ रूल या फिर ऑप्शन डी लीड्स टू कॉन्टेक्चुअल स्वराज और सेल्फ रूल। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी इधर बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो लीड्स टू स्वराज और सेल्फ रूल। और देखो बाकी जो सारे ऑप्शन हैं, तो ये तो सारे नेगेटिव और पार्शियल की तरफ बात करता है, राइट। देखो डज नॉट लीड टू स्वराज और सेल्फ रूल, ये तो बिल्कुल नहीं है। देखो लीड्स टू पार्शियल स्वराज और सेल्फ रूल, पार्शियल नहीं है, फुल है, ठीक है। अब लीड्स टू कॉन्टेक्चुअल स्वराज और सेल्फ रूल, ये कॉन्टेक्चुअल भी नहीं है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अब सत्याग्रह क्या है। तो नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, वायलेंट रेसिस्टेंस, ऑथेंटिक रेसिस्टेंस और डिस्कर्सिव रेसिस्टेंस। मतलब ये फ्री के 2 नंबर है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को भी गलत करोगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, मतलब अहिंसक प्रतिरोध। तो जहाँ पर नॉन वायलेंस लिखा होगा, ठीक है, वो सत्याग्रह या गांधी जी के साथ रिलेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी सत्याग्रह कैन बी प्रैक्टिस्ड इफ वन डेवलप्स। तो गांधी के अनुसार सत्याग्रह का अभ्यास किया जा सकता है यदि कोई विकसित हो। तो ऑप्शन ए डिसिप्लिन्ड माइंड, ऑप्शन बी ए लॉजिकल माइंड, ऑप्शन सी एन इंट्यूटिव माइंड या फिर ऑप्शन डी ए क्रिएटिव माइंड। तो गांधी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइट। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो देखो, जो सत्याग्रह है उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है अगर कोई खुद को डिसिप्लिन माइंड पर ले जाएगा, राइट। मतलब एक अनुशासित दिमाग। अगर कोई व्यक्ति वो डिसिप्लिन रहेगा तो वो सत्याग्रह का पालन जरूर कर पाएगा। What, according to कौटिल्य, are the qualifying qualities for the selection of minister? तो कौटिल्य के अनुसार मंत्री को चयन करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है। तो ऑप्शन ए नॉलेज, लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड रिलेशन विथ रॉयल फैमिली, ऑप्शन बी लॉयल्टी, स्किल्स, नॉलेज एंड फ्रेंडशिप विथ द किंग, ऑप्शन सी ओनली लॉयल्टी टू द किंग या फिर ऑप्शन डी ऑनेस्टी, नॉलेज, स्किल्स एंड लॉयल्टी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जनरल आइडिया से अब बना सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होना चाहिए।
यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑनेस्टी, नॉलेज, स्किल्स एंड लॉयल्टी। तो ये सारे क्वालिटीज़ एक मंत्री को होना चाहिए। अगर देखो ऑप्शन को डिलीट करूँ तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में जो रिलेशन विथ रॉयल फैमिली है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो सेकंड ऑप्शन पर देखो फ्रेंडशिप विद द किंग, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो थर्ड ऑप्शन पर ओनली लिखा है, राइट, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो बचा कौन? ऑप्शन डी, ऑनेस्टी, नॉलेज, स्किल्स एंड लॉयल्टी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट? तो कौटिल्य के अनुसार राज्यों की फाउंडेशन क्या है? तो ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी दंडनीति, ऑप्शन सी अर्थ या फिर ऑप्शन डी सुख। देखो एक राज्यों में तभी धर्म, दंडनीति, सुख तभी प्रदान होगा जब उसका जो फाइनेंस है, ठीक है, मतलब जो अर्थ है, तिजोरी है, ठीक है, वो अगर ठीक रहेगा। आप लोगों को पता होगा कि जो श्रीलंका में जो अभी फाइनेंस की घाटती हो रही है, ठीक है, तो वो बात। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को करेक्ट मार्क किया है उन सभी को 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य व्हिच आर द 2 व्हील्स ऑफ द चैरियट ऑफ द स्टेट? तो कौटिल्य के अनुसार राज्यों के रथ के 2 पहिए कौन से हैं? तो ऑप्शन ए किंग एंड मिनिस्टर, ऑप्शन बी मिनिस्टर एंड स्पाइस, ऑप्शन सी किंग एंड चैपलिन या फिर ऑप्शन डी किंग एंड एडवाइजर्स। अगर आपने ये सारे ऑप्शन को देखा है तो आपको लगेगा कि ये सारे करेक्ट हैं। ये सारे तो ज़रूरत है, लेकिन सबसे जो ज़रूरी है वो क्या है? ऑप्शन ए किंग एंड मिनिस्टर, ठीक है, ये 2 पहिया हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य एंश्योर्स द सक्सेस ऑफ एनी स्ट्रेटेजी? मतलब कौटिल्य के अनुसार किसी भी रणनीति की सफलता का सुनिश्चित करती है। तो ऑप्शन ए पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक डिसीजन प्रोसेस, ऑप्शन सी सीरीसी या फिर ऑप्शन डी कंसल्टेंसी। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी सीरीसी, मतलब गोपनीयता रखना, राइट। तो अगर आपको रणनीति पर सफलता पाना है तो आपको गोपनीयता रखना पड़ेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। डुर्कheim's थ्योरी ऑफ जस्टिस प्राइमरीली फोकसेस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो डुर्कheim का न्याय का सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन ए इक्वलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस या फिर ऑप्शन डी इक्वलिटी ऑफ रेस्पेक्ट। यस, तो डुर्कheim का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसका प्राइमरी फोकसेस कौन सा है? कि इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस, राइट, मतलब संसाधनों की समानता। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म पोसेसेस द रूट कॉज ऑफ वोमेन्स ऑप्रेशन लाइज प्राइमरीली इन? तो कट्टरपंथी नारीवाद का प्रस्ताव है कि महिलाओं को उत्पीड़न का मूल कारण मुख्य रूप से निहित है। तो ऑप्शन ए लीगल सिस्टम, ऑप्शन बी पैट्रिकेकल जेंडर रिलेशन, ऑप्शन सी क्लास कॉन्फ्लिक्ट या फिर ऑप्शन डी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन भी आपका कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पैट्रिकेकल जेंडर रिलेशन, मतलब पितृसत्तात्मक लिंग संबंधों के बारे में ये आया था। ओके, तो ऑप्शन बी को जिन लोगों ने करेक्ट मार्क किया है उन सभी को 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बर्नार्ड विलियम्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हिच 2 एलिमेंट्स इन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी? तो बर्नार्ड विलियम्स किन 2 तत्वों के बीच अंतर करते हैं समानता का विचार? तो ऑप्शन ए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ रेस्पेक्ट, ऑप्शन बी इक्वलिटी
ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ रिलीजन, या फिर ऑप्शन सी इक्वलिटी ऑफ जेंडर एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, या फिर ऑप्शन डी इक्वलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इक्वलिटी ऑफ रेस्पेक्ट। तो किसके बीच बार्लिन ने डिस्टिंक्शन किया था? यस, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ रेस्पेक्ट। तो इस दोनों के बीच बार्लिन ने डिस्टिंक्शन किया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स नोशन ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, आइडियाज कुड अराइज ओनली एज प्रोडक्ट्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ, मतलब मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा के अनुसार विचार केवल उत्पादों और प्रतिबिंबों के रूप में उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन ए कल्चरल कंडीशन, ऑप्शन बी मटेरियल कंडीशन, ऑप्शन सी आइडियल स्टेट कंडीशन, या फिर ऑप्शन डी डायलेक्टिक्स ऑफ रैशनल कंडीशंस। तो देखो, जो अगर क्वेश्चन में डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म लिखा है, ठीक है, अगर आपको डायलेक्टिक लिखा है, ठीक है, तो आप मटेरियल को सिलेक्ट करोगे। अगर क्वेश्चन में मटेरियल लिखा होगा तो आप ऑप्शन पर, अगर डायलेक्टिक है तो डायरेक्ट को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मटेरियल कंडीशंस। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स नोशन ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, आइडियाज कुड अराइज ओनली एज प्रोडक्ट्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ मटेरियल कंडीशंस। ठीक है, तो ये बात याद रहेगा। Which of the following according to Berlin is not an essential part of his idea of liberty? तो निम्नलिखित में से कौन बार्लिन के अनुसार स्वतंत्रता के उनके विचार का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द एजेंट इम्पोज्ड बाय अदर पीपल, मतलब अन्य लोगों द्वारा लगाए गए एजेंट पर बाधाओं की अनुपस्थिति, या फिर ऑप्शन बी द एबिलिटी टू अपॉर्चुनिटी टू परस्यू एंड अचीव विल्ड गोल्स, मतलब वांछित लक्ष्यों के आगे बढ़ाने और प्राप्त करने की क्षमता और अवसर, या फिर ऑप्शन सी ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ रूल, मतलब स्वायत्तता या स्वशासन, या फिर ऑप्शन डी लिबर्टी इज ए रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्ट्रगल, मतलब स्वतंत्रता ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम है। तो गाइज यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से। तो देखो जो ऑप्शन ए है द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द एजेंट इम्पोज्ड बाय अदर पीपल, ये तो बिल्कुल सही है। देखो बार्लिन ने नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बात किया है, राइट। तो उन्होंने कहा है कि नेगेटिव लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्ट इन नॉट बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम अटेनिंग हिज गोल बाय अदर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो द ऑप्शन बी द एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू परस्यू एंड अचीव विल्ड गोल, ये भी सही है, राइट। और देखो ऑप्शन सी ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ रूल, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी लिबर्टी इज ए रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्ट्रगल, ये कैसे? लिबर्टी ये हिस्टोरिकल स्ट्रगल का रिजल्ट नहीं है, राइट, अकॉर्डिंग टू बार्लिन। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स प्रेफर्स स्टेट ऑफ नेचर टू नेचुरलाइज्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो निम्नलिखित में से कौन विचारक प्राकृतिक सामाजिक अनुबंध की तुलना में प्रकृति की स्थिति को प्राथमिकता देती है? तो ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स, या फिर ऑप्शन डी रूसो। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रूसो। तो रूसो ने जो स्टेट ऑफ नेचर है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वो सिंपल है, ठीक है, वो नेचुरली गुड है, ओके, एंड ओनली बाय इंस्टीट्यूशन इज ही मेड बैड। ओके, और रूसो ने दो विल के बारे में बात किया है, एक है जनरल विल और दूसरा है सोवर्जिन विल। ठीक है, तो इसको भी याद रखो। और रूसो ने यह भी कहा है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Which of the following is not true of state of nature as expounded by Hobbes? तो हॉब्स द्वारा प्रतिपादित प्रकृति की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, मीन आर नेचुरली एंड एक्सक्लूसिवली सेल्फ इंटरेस्टेड, मतलब पुरुष स्वाभाविक रूप से और विशेष रूप से स्वार्थी होते हैं। या फिर ऑप्शन बी, मीन आर मोर और लेस इक्वल टू वन अनदर, मतलब पुरुष कम बेसी एक दूसरे के बराबर है। या फिर ऑप्शन सी, मीन कोऑपरेट विथ ईच अदर, मतलब पुरुष एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। या फिर ऑप्शन डी, दे आर लिमिटेड सोर्सेस, मतलब सीमित संसाधन है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैन कोऑपरेट विथ ईच अदर। तो ये हॉब्स के द्वारा नहीं माना गया था, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन सेंस भी बन सकता था। देखो अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को देखा है तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखो सी जो है वो नेगेटिव सेंस यहाँ पर बात हो रहा है, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक बात तो यहाँ पर ऑप्शन को देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक ही ऑप्शन को करेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर तो नीचे और सारे कोड्स भी नहीं दिया गया है कि और सारे ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है। तो वो बात। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सियोमेटिक सिस्टम्स आर, तो एक, ठीक है, जो एक्सियोमेटिक सिस्टम का कौन सा लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? तो ऑप्शन ए, कंसिस्टेंसी, इंडिपेंडेंस एंड कॉन्टिंजेंट। ऑप्शन बी, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस एंड कॉन्टिंजेंट। या फिर ऑप्शन सी, कंप्लीटनेस, इंडिपेंडेंस एंड कॉन्टिंजेंट। या फिर ऑप्शन डी, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस एंड इंडिपेंडेंस। यस, तो देखो एक्सियोमेटिक सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस ये दोनों तो है, राइट, और उसके साथ इंडिपेंडेंस भी है। ओके, तो ये याद रखो, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, तो आप लोगों को सिलेबस में कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस देखा देगा, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस भी याद रखो। कॉन्टिंजेंट ये तो एक नेगेटिव वर्ड है ना, तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि कॉन्टिंजेंट नहीं होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन स्टेट्स दैट, तो विरोधाभास का नियम कहता है कि ऑप्शन ए, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल टू इटसेल्फ, मतलब सब कुछ अपने आप समान है। ऑप्शन बी, नथिंग कैन बी बोथ ए एंड नॉट ए, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता ए और ना ए मतलब ना ही ए, ठीक है। तो ऑप्शन सी, प्रोपोजिशन कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स, मतलब प्रस्ताव सत्य और मिथ्या दोनों हो सकता है। या फिर ऑप्शन डी, एवरीथिंग इज एदर ए और नॉट ए, मतलब सब कुछ या तो ए होगा या नहीं, तो या फिर ए नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा है? यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो नथिंग कैन बी बोथ ए एंड नॉट ए, तो यही है लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। और देखो बाकी जो सारे ऑप्शन है, देखो एवरीथिंग इज आइडेंटिकल टू इटसेल्फ, ये तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा, राइट। और देखो ऑप्शन सी, प्रोपोजिशन कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ट्रू एंड फॉल्स कॉन्ट्राडिक्शन में कैसे आएगा, ये तो नहीं होगा, राइट। और देखो ऑप्शन डी, एवरीथिंग इज एदर ए और नॉट ए, ये भी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन में तो एदर और नहीं आएगा, राइट। तो वो बात, तो ऑप्शन हमारा जो बी है, नथिंग कैन बी बोथ ए एंड नॉट ए। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इफ़ ओ प्रोपोजिशन इज ट्रू, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ आई एंड ए प्रोपोजिशन आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली, तो यदि ओ प्रस्ताव सत्य है तो आई और ए प्रस्ताव में सत्य मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, या फिर ट्रू फॉल्स। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मतलब दोनों फॉल्स होगा। अगर ओ प्रोपोजिशन ट्रू है तो आई प्रोपोजिशन फॉल्स होगा और ए प्रोपोजिशन भी फॉल्स होगा। तो देखो जो आई और ओ के बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या है कि सब कॉन्ट्रेरी और
ओ और ए के बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो दोनों ही फॉल्स होगा। अब अगला प्रश्न, द फेलासी कमिटेड इन द फॉलोइंग सिलोजिज्म इज, तो निम्नलिखित न्यायदर्शवाद में की गई भ्रांति है। तो देखो, नो ट्रेजिक एक्टर्स आर इडियट्स, मतलब कोई भी दुख अभिनेता बेवकूफ़ नहीं है। अब देखो, सम कॉमेडियंस आर नॉट इडियट्स, मतलब कुछ कॉमेडियन इडियट्स नहीं है। देयरफॉर ऑल कॉमेडियंस आर नॉट ट्रेजिक एक्टर्स, मतलब इसलिए सभी कॉमेडियन ट्रेजिक एक्टर नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन सा फेलासी हुआ है? तो ऑप्शन ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, ऑप्शन बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर, ऑप्शन सी अनडिस्ट्रीब्यूटेड माइनर, या फिर ऑप्शन डी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर एंड माइनर। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सी आंसर है वो है ऑप्शन सी अनडिस्ट्रीब्यूटेड माइनर, मतलब अव्याप्त पक्षपद। तो देखो, यहाँ पर जो पक्ष टर्म है वो कौन सा है कि कॉमेडियंस, राइट। और जो साध्य टर्म है वो कौन सा है, ट्रेजिक एक्टर्स, ठीक है। और जो मिडिल टर्म है वो कौन सा है, इडियट्स। तो देखो, जो रूल्स है वो क्या है कि कोई टर्म अगर प्रीमाइसिस में वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो वो कॉन्क्लूशन पर भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अगर कोई टर्म, ठीक है, प्रीमाइसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो भी कॉन्क्लूशन पर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो कॉमेडियंस टर्म है, मतलब जो पक्षपद है, ठीक है, वो देखो सम कॉमेडियंस आर नॉट इडियट्स, तो ये तो ओ प्रोपोजिशन है, राइट। ओ प्रोपोजिशन में तो ये प्रेडिकेट टर्म को डिस्ट्रीब्यूशन करता है, राइट, सब्जेक्ट टर्म को नहीं। तो देखो, ये अव्याप्त हो गया है, राइट। और देखो, जो कॉन्क्लूशन है, ठीक, वहाँ पर देखो ऑल कॉमेडियंस, तो ये ए प्रोपोजिशन है, तो सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट। तो ये अव्याप्त पक्षदोष है। ओके, अब अगला प्रश्न, इफ द स्टेटमेंट P इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट Q इज फॉल्स, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट P इक्विवेलेंस टू नेगेशन Q एंड नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन PR। तो यदि कथन P सत्य है और कथन Q गलत है तो कथन P इक्विवेलेंस टू नेगेशन Q, मतलब P Q के समतुल्य है, ठीक है। और नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P कथनों का सत्य मान क्या है? तो ऑप्शन ए बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स है, या फिर P इक्विवेलेंस टू Q इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P इज फॉल्स, या फिर द स्टेटमेंट P इक्विवेलेंस टू नेगेशन Q इज फॉल्स एंड द स्टेटमेंट नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पर P का जो मान है वो क्या है, सत्य है, राइट, और Q का मान वो फॉल्स है। तो देखो, P इक्विवेलेंस टू नेगेशन Q, ठीक है, तो P का मान ट्रू है, तो ट्रू इक्विवेलेंस टू नेगेशन फॉल्स, तो नेगेशन फॉल्स मतलब ट्रू, राइट। तो देखो, ट्रू इक्विवेलेंस टू ट्रू, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, वो तो ट्रू आएगा, राइट। और देखो, जो नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, इसका मान क्या होगा, नेगेशन Q मतलब ये नेगेशन फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। तो ट्रू इम्प्लाइज नेगेशन P मतलब नेगेशन ट्रू, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो देखो, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये तो फॉल्स ही होगा, राइट। तो देखो, ऑप्शन सी द स्टेटमेंट P इक्विवेलेंस टू नेगेशन Q इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स रेचल्स, तो जेम्स रेचल्स के अनुसार ये यूथेनेसिया क्या है, ठीक है। तो पैसिव यूथेनेसिया इज़ मोरली एक्सेप्टेबल, या फिर ऑप्शन बी एक्टिव यूथेनेसिया इज़ मोरली अनएक्सेप्टेबल, या फिर ऑप्शन सी एक्टिव यूथेनेसिया इज़ मोरली एक्सेप्टेबल, या फिर ऑप्शन डी द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेसिया ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरल एक्सेप्टेबिलिटी इज़ वर्थ क्वेश्चनिंग। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है जेम्स रेचल्स के बारे में? ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ा है, कई करा है, तो अभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, राइट।
तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेसिया ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरल एक्सेप्टेबिलिटी इज वर्थ क्वेश्चनिंग। मतलब नैतिक स्वीकार्यता के आधार पर सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के बीच भेद प्रश्न के लायक है। ओके, अब अगला प्रश्न प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा। डीप इकोलॉजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऑप्शन बी, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अबाउट इनएडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेस। ऑप्शन सी, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग ह्यूमन अप्रोच टू नेचर। या फिर ऑप्शन डी, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज ए जियोग्राफिकल प्रॉब्लम। तो गाइस, डीप इकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ। तो देखो, अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए को देखा है तो देखो, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल गलत है, राइट। इकोनॉमिक के साथ इकोलॉजी का कोई कनेक्शन नहीं है डीप इकोलॉजी के बारे में। और देखो, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अबाउट इनएडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेस, ये भी नहीं है। और देखो ऑप्शन सी, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग ह्यूमन अप्रोच टू नेचर, ये सही है। देखो, जहाँ पर ह्यूमन की बात होगा तभी तो प्रॉब्लम आएगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ऑप्शन डी में क्या बोला है कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज ए जियोग्राफिकल प्रॉब्लम, ये जियोग्राफिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ही तो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, है ना, तो वो बात। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेडिकल नैतिकता का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस। ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ मेलेफिसेंस। या फिर ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ फर्टर्निटी। तो देखो, बायोमेडिकल जो टर्म है वो बायो प्लस मेडिकल, राइट, मतलब बायो एथिक्स प्लस मेडिकल। तो देखो, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ये तो बिल्कुल बात किया है, ठीक है। और बेनिफिसेंस और मेलफिसेंस ये तो इसका मेल टर्म है, राइट। तो ये दोनों तो आएगा ही आएगा। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ फर्टर्निटी मतलब बंधुत्व का सिद्धांत, ये कैसे आएगा बायोमेडिकल एथिक्स पर? ये नहीं है, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। व्हिच टाइप ऑफ क्लोनिंग इज एथिकली एंड लीगली ऑब्जेक्शनेबल। मतलब नैतिक रूप से किस प्रकार की क्लोनिंग है और कानूनी रूप से आपत्तिजनक है। ये क्लोनिंग तो आप लोग समझते हो ना, क्लोनिंग मतलब कि कॉपीज़ निकालना, राइट। तो आपके मोबाइल पर आप लोगों को एक फंक्शन आता है, ठीक है, कि क्लोनिंग ऐप, राइट। तो आप सपोज करो टेलीग्राम एक आईडी पर खुला है, ठीक है। अगर एक ही मोबाइल पर दूसरा ऐप मतलब दूसरा टेलीग्राम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐप को क्लोन करके, तो व्हाट्सएप पर ये नहीं होता है। क्लोनिंग का मतलब सेम डिट्टो उसी तरह का सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, राइट। तो वो बात। तो इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन ए, रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन। ऑप्शन बी, थेरापेटिक मतलब चिकित्सीय। ऑप्शन सी, एनिमल मतलब पशु। या फिर ऑप्शन डी, ह्यूमन मतलब मानव। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन। तो प्रजनन को यहाँ पर ऑब्जेक्शन आते हैं, राइट। तो एथिकली एंड लीगली। देखो, मुझे लगता है ये ऑप्शन डी भी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो ह्यूमन पर भी तो ये ऑब्जेक्शन आते हैं ना कि ये एथिकली ये रॉन्ग है। अगर आपकी तरह और एक सेम आ जाए तो आपको कैसा फील होगा, ठीक है। अगर आपकी तरह वो अच्छा है तो ये आपकी तरह जैसा ही अच्छा काम करेगा तो भी ठीक है, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तरह नहीं हुआ, ठीक है, अगर किसी दूसरे बंदे की तरह हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो तो हम लोग एथिकली और लीगली एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर जीन थेरापी की बात आ जाते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सही होना चाहिए था।
तो चलो इसको ए और डी जिन लोगों ने करेक्ट किया है, ठीक है, तो उन सभी को 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तो ये ड्रॉप कर दो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कंडीशन दैट देयर शुड बी एन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन द रिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड इन द combination of words for the sentence to be significant is known as which one of the following। मतलब निरूपित वस्तुओं के संबंध में, ठीक है, अंतर्विरोधी का आभास होने की शर्तों को शब्दों के संयोजन में वाक्यों के सार्थक होने के लिए निम्नलिखित में से किस एक रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आकांक्षा, ऑप्शन 2 स्वनिधि, ऑप्शन 3 तात्पर्य या फिर ऑप्शन डी योग्यता। ओके तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 योग्यता। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो आप लोग एज इट इज़ याद रखो कि योग्यता में एक कंडीशन ऐसा रहेगा कि जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन की एब्सेंस होगा in the relation of objects denoted in the combination of words for the sentence to be significant, right। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो क्या है, वो कि significant और combination of words, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एग्जाम्पल साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड तो रिप्रेजेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेत्तावास। तो उदाहरण ध्वनि शाश्वत है क्योंकि इसका कारण है। तो निम्नलिखित में से किस हेत्ताभास का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन ए आश्रय सिद्ध, ऑप्शन बी कालातीत, ऑप्शन सी स्वरूपा सिद्ध या फिर ऑप्शन डी विरुद्धा। तो फ्रेंड्स ये हेत्ताभास से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है। यस तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी विरुद्धा हेत्ताभास। तो साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड। तो यहाँ पर देखो जो इट इज़ कॉज्ड तो ये इटर्नल के बारे में विरुद्ध होता है, राइट। तो हेत्ताभास का जो मैंने सेशन लिया था, ठीक है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख के जाओ। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैच द लिस्ट पूछा गया है, ठीक है। तो लिस्ट 1 में है एथिकल कॉन्सेप्ट्स और लिस्ट 2 में है सोर्सेस। तो देखो लिस्ट 1 में है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स, यूटिलिटेरियनिज्म, गोल्डन मीन और थ्योरी ऑफ जस्टिस। और सोर्सेस में कौन कौन सा है, एरिस्टोटल, जॉन रॉल्स, इमानुएल कांट और जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसको मैच करो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो अब कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ये किसने दिया है, ये तो इमानुएल कांट ने दिया है, राइट। तो ए को 3 से मैच करो। तो देखो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यूटिलिटेरियनिज्म ये किसने दिया है, ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है, राइट। तो बी को 4 से भी मैच कर सकते थे। और जो गोल्डन मीन ये तो एरिस्टोटल और जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो जॉन रॉल्स ने दिया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न। According to Husserl, in order to become a foundational discipline, philosophy must have। तो हुर्सल के अनुसार एक मूलभूत अनुशासन बनने के लिए दर्शन में होना चाहिए। ऑप्शन ए एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ऑप्शन बी ए प्रीपोजिशन नहीं मतलब प्री सपोजिशनलेस बिगिनिंग, ठीक है, ऑप्शन सी ए मैथमेटिकल बेस या फिर ऑप्शन डी ए बेस इन साइकोलॉजी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। यस तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए प्री सपोजिशनलेस बिगिनिंग, राइट। मतलब एक पूर्वधारण रहित शुरुआत, तो यही है। और ये प्री सपोजिशनलेस बिगिनिंग को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये रिडक्शन मतलब फेनोमेनोलॉजिकल जो रिडक्शन है, राइट, वो इपो की इसको यूज़ किया है, राइट। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। द थीसिस ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रांसलेशन वाज अफेल्ड बाय। तो अनुवाद की अनिश्चितता की थीसिस को किसके द्वारा सही ठहराया गया था। तो ऑप्शन ए रासेल, ऑप्शन बी शार्ले, ऑप्शन सी डामेट या फिर ऑप्शन डी क्वाइन।
ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्वाइन। तो क्वाइन ने ये थीसिस ऑफ द इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रांसलेशन इसको लिखा है। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। यूनिवर्सल एफर्मेटिव एंड पार्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन कौन सा है? ठीक है, जल्दी बताओ, ये फ्री का 2 नंबर है। यस, तो देखो यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रोपोजिशन ए प्रोपोजिशन और पार्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन मतलब ओ प्रोपोजिशन, राइट। तो देखो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, राइट, ए एंड ओ प्रोपोजिशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा, तो स्पिनोजा के अनुसार देयर इज ओनली वन सब्सटेंस दैट इज माइंड, मतलब केवल एक ही पदार्थ है यानी कि मौन। ऑप्शन बी देयर आर 2 सब्सटेंसेस, मतलब 2 पदार्थ हैं। ऑप्शन सी देयर इज ओनली वन सब्सटेंस दैट इज नेचर, मतलब केवल एक ही पदार्थ यानी प्रकृति है। या फिर ऑप्शन डी देयर आर मैनी सब्सटेंसेस, मतलब कई सारे पदार्थ हैं। तो इनमें से कौन सा है स्पिनोजा के अकॉर्डिंग? यस यस यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, देयर इज ओनली वन सब्सटेंस दैट इज नेचर, राइट। तो उन्होंने कहा है कि सब्सटेंस इज इक्वल्स टू नेचर इज इक्वल्स टू गॉड, राइट। तो ये याद रखो। अब नेक्स्ट प्रश्न प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड टू द नया थ्योरी ऑफ अनुमान, तो नया थ्योरी अनुमान में कौन सा ये कनेक्टेड है? तो ऑप्शन 1 देखो पदार्थानुमान, ऑप्शन 2 कार्यानुमान, ऑप्शन 3 पूर्ववत अनुमान, ऑप्शन 4 केवल व्यतिरिक्त अनुमान। तो नीचे जो कोड्स दिया हुआ है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना होगा। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मतलब 1, 3 एंड 4। तो 2 को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो कार्यानुमान बोलकर तो ऐसा कोई अनुमान नए फिलोसफी में एक्सेप्ट नहीं किया गया है, राइट। देखो पदार्थ अनुमान ये तो बिल्कुल है, पदार्थ अनुमान सार्थानुमान, राइट। और देखो पूर्ववत अनुमान, शशवत अनुमान, सामान्यतः दृष्ट अनुमान, राइट। तो ये एक टाइप है। और देखो केवल व्यतिरिक्त अनुमान, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरिकी, और एक आते हैं कि अन्वय व्यतिरिकी अनुमान, राइट। तो ये एक टाइप है। तो कार्यानुमान ये बोलकर कोई भी टाइप नहीं है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हेत्ताभास का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 फ्लासी ऑफ रीजन, ऑप्शन 2 ए फ्लासियस रीजन, ऑप्शन 3 फेलासी ऑफ अनुमाना, ऑप्शन 4 फेलासी ऑफ लोकस। तो जल्दी बताओ, ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मतलब 1 एंड 2 फेलासी ऑफ रीजन और ए फेलासियस रीजन, ये सेम ही है। हेत्वाभास का अर्थ है कि हेतु का आभास, मतलब जो हेतु की तरह दिखता है लेकिन वो हेतु नहीं है, ठीक है। तो वही है हेत्वाभास। और हेतु को हम लोग जो रीजन मतलब मिडिल टर्म या कारण के रूप में हम जान सकते हैं, राइट। तो फेलासी ऑफ द रीजन ये तो बिल्कुल सही है, भ्रम का कारण का भ्रम, राइट। और देखो ऑप्शन 2 ए फेलासियस रीजन, मतलब एक भ्रामक कारण, ये भी सही है। फेलासी ऑफ अनुमाना ये नहीं है, राइट। और देखो ऑप्शन 4 फेलासी ऑफ लोकस, मतलब ठिकाने का भ्रम, ये तो बिल्कुल नहीं है। ओके, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार माया क्या है? माया इज ए सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एज दे एग्जिस्ट। ऑप्शन 2 माया इज नॉट ए पावर ऑफ द क्रिएटर। ऑप्शन 3 माया इज डिवाइन शक्ति। ऑप्शन 4 माया कैन बी डिफाइंड एज एग्जिस्टेंस। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, माया इज सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एज दे एग्जिस्ट, मतलब माया केवल तथ्यों का एक बयान है जैसा कि वो मौजूद है, ठीक है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं।
तो योगा फिलोसफी के अनुसार चित्त भूमि का जो सीक्वेंस है वो क्या है? क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र मूढ़ एंड निरुद्ध। ऑप्शन 2 क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र एंड निरुद्ध। ऑप्शन 3 क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र एंड निरुद्ध। या फिर ऑप्शन 4 क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त निरुद्ध एंड एकाग्र। तो इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है चित्त भूमि का? तो देखो चित्त भूमि 5 टाइप्स होते हैं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, राइट। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 ये करेक्ट सीक्वेंस है, राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्पिटेबल विथ इमोटिविज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा इमोटिविज्म के साथ असंगत है, राइट। तो यहाँ पर इनकम्पिटेबल लिखा हुआ है, ध्यान से। तो ऑप्शन 1 इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द maternal consequences of moral statements. Option 2 it is a non-cognitive ethical theory. Option 3 moral persuasion is an important component of emotivism. या फिर ऑप्शन 4 it does not give moral facts. यस तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू मैटरनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोरल स्टेटमेंट्स। वो कैसे? तो ये मैटरनल कॉन्सिक्वेंस को तो ये इम्पोर्टेंस नहीं देता है, राइट, मोरल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ऑप्शन 1 ये इनकॉम्पिटेबल है। तो कौन कौन सा कॉम्पिटेबल है? देखो इट इज़ अ नॉन कॉग्निटिव एथिकल थ्योरी, ये तो बिल्कुल सही है। इमोटिविज्म, राइट, और इमोटिविज्म को किसने दिया है? एजे एयर ने, राइट। और देखो मोरल परसुएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इमोटिविज्म, ये भी बिल्कुल सही है। और देखो ऑप्शन 4 इट डज नॉट गिव मोरल फैक्ट्स, तो ये मोरल फैक्ट्स के बारे में बात नहीं करते हैं, राइट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 को जिन लोगों ने करेक्ट मार्क किया है उन सभी को 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नॉजिक्स एंटेलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस अकॉर्ड्स ऑल द प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट। तो नॉजिक का न्याय का पात्रता सिद्धांतों को छोड़कर सभी सिद्धांतों को स्वीकार करता है। तो ऑप्शन ए द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशन। ऑप्शन बी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन सी द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर। या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखो जहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना था, तो यहाँ पर एक्सेप्ट जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान देना था। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इसके बात नहीं किया है। तो नॉजिक ने कौन कौन सा बात किया है कि प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफ़र और प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है, ये तीनों को एंटेलमेंट थ्योरी में एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, हु मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्जेक्ट एज फ्री एंड सब्जेक्ट एज फ्रीडम। तो विषय को स्वतंत्र और विषय को स्वतंत्रता के रूप में कौन अंतर करता है? तो ऑप्शन ए राधाकृष्णन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ, ऑप्शन सी केसी भट्टाचार्य या फिर ऑप्शन डी जिद्दू कृष्णमूर्ति। यस तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, राइट, मतलब केसी भट्टाचार्य। तो केसी भट्टाचार्य ने ये डिस्टिंक्शन किया था सब्जेक्ट एज फ्री एंड सब्जेक्ट एज फ्रीडम। ओके, तो इसको याद रखो, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। ओके, तो मैं जितने सारे स्टैटिक क्वेश्चन आप लोगों को बताया, ठीक है, वो सारे एक कॉपी पर लिख लो, ठीक है, एग्जाम से पहले इसको रिवाइज जरूर करके जाना। व्हेन ऑल द प्रीमाइसेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट आर फॉल्स वी कैन वैलिडली ड्रॉ। तो जब एक तर्कों के सभी आधार झूठे होते हैं तो हम वैध रूप से आकर्षित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए ओनली फॉल्स कंक्लूशन, ऑप्शन बी ओनली ट्रू कंक्लूशन, ऑप्शन सी समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स कंक्लूशन या फिर ऑप्शन डी नो कंक्लूशन। तो इनमें से कौन सा होगा?
ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स कंक्लूजन। जब सभी प्रीमाइसेस आर्गूमेंट में फॉल्स होता है तो हम लोग समटाइम्स वैलिडली कंक्लूजन जो निकलते हैं वो फॉल्स भी निकलते हैं और कई बार सच भी निकलते हैं, मतलब ट्रू भी निकलते हैं, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। एलिमेंट्री प्रोपोजिशन डिपिक्ट द पिक्चर ऑफ रियलिटी इज फॉर्मुलेटेड बाय। तो वास्तविकता की तस्वीर को चित्रित करने वाला प्राथमिक प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ऑप्शन ए मूर, ऑप्शन बी रासेल, ऑप्शन सी विट्गेनस्टाइन या फिर ऑप्शन डी हुर्सल। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मतलब विट्गेनस्टाइन। तो आप लोगों को क्वेश्चन में एक कीवर्ड दिखाई देना चाहिए था, वो है पिक्चर, राइट। तो पिक्चर थ्योरी की बात किसने किया है? विट्गेनस्टाइन ने किया है, राइट। वो कहाँ पर किया था? वो ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस पर किया है, राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू एरिस्टोटल्स व्यू ऑफ गॉड। तो एरिस्टोटल के दृष्टिकोण से ईश्वर के संबंध में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, तो ध्यान से। तो ऑप्शन ए गॉड इज द मटेरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड, गॉड इज द फॉर्म ऑफ फॉर्म्स, गॉड इज प्योर एक्चुअलिटी, गॉड इज प्राइम मूवर। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गॉड इज़ द मटेरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड। तो एरिस्टोटल के अनुसार ये सत्य नहीं है, ठीक है। और देखो गॉड के बारे में उन्होंने कहा है कि ये फॉर्म ऑफ फॉर्म्स है, राइट, प्योर एक्चुअलिटी भी है और ये प्राइम मूवर भी है। और गॉड को उन्होंने कहा है कि गॉड इज़ अनमूव्ड मूवर, राइट। तो ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट प्रश्न, अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन एथिकल जजमेंट्स आर। तो स्टीवेंसन के अनुसार नैतिक निर्णय क्या है? ऑप्शन ए फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड, या फिर ऑप्शन सी कमेंट्स, या फिर ऑप्शन डी अप्रूवल ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट। तो देखो जो स्टीवेंसन का जो थ्योरी है एथिकल जजमेंट्स के बारे में, तो उसको कहा जाता है कि मॉडिफाइड और क्वालिफाइड इमोटिविज्म, राइट। तो और इमोटिविज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि एक्सप्रेशन, मतलब इमोशन के जो एक्सप्रेशन है वही। तो देखो एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड, ओके। तो दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को जिन लोगों ने करेक्ट मार्क किया है उन सभी को 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो असर्शन में बोला है कि ऑल केसेस ऑफ स्मोक्स आर केसेस ऑफ फायर, मतलब धुएं के सभी मामले आग के मामले के हैं। तो और रीज़न क्या है कि यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस इज रियली इन्फर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस बिटवीन स्मोकनेस एंड फायरनेस, मतलब सार्वभौमिक प्रस्ताव का वास्तव में धुएं और अग्नि के बीच सार्वभौम संयोग से अनुमान लगाया गया है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, मतलब असर्शन सही है या फिर रीजन सही है, कौन सा है? यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सरकारी ऑप्शन, मतलब ऑप्शन डी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन, ओके। महात्मा गांधी अंडरस्टूड एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ। तो महात्मा गांधी ने शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में समझा, कौन सा प्रक्रिया? ऑप्शन ए कल्चरलाइजेशन, ऑप्शन बी रिफाइन पीपल, ऑप्शन सी ड्राइंग आउट एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ पावरिंग इन, और या फिर ऑप्शन डी मूविंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ड्राइंग आउट एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ पावरिंग इन। ओके, तो महात्मा गांधी ने एजुकेशन को एक प्रोसेस, मतलब एक प्रक्रिया के रूप में समझा
कि शक्ति के बजाय गतिविधि को आकर्षित करना। ठीक है, तो ये याद रखो, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ निराकार इज फाउंड इन, तो निराकार की अवधारणा पाई जाती है ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य या फिर ऑप्शन डी शंकराचार्य में। तो फ्रेंड्स, शंकराचार्य ने जो ब्रह्म है उसको निराकार कहा है और उसको निर्गुण, निर्विशेष, राइट, और भी बहुत सारे जो विशेषण हैं उसके विशेषित किया है, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस विद द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म आर सेड टू बी कॉन्ट्रेरीज इफ एंड ओनली इफ। तो एक ही विषय और विधेय शर्तों के साथ दो स्पष्ट प्रस्तावों को विपरीत कहा जाता है यदि और केवल यदि ऑप्शन ए बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ झूठे नहीं हो सकते, या फिर ऑप्शन बी द ट्रूथ ऑफ वन ऑफ देम इम्प्लाइज द फॉल्सिटी ऑफ द अदर, मतलब उनमें से एक की सच्चाई का तात्पर्य दूसरे की असत्य है, या फिर ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम कैन बी फॉल्स टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ झूठे हो सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी दे मस्ट बी ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यूज, तो मतलब उनके विपरीत सत्य मूल्य होना चाहिए। तो कौन सा होगा? तो देखो, जो कॉन्ट्रेरीज प्रोपोजिशन है उसको क्या कहा जाता है कि कॉन्ट्रेरीज कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, राइट। तो देखो ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम कैन बी फॉल्स टुगेदर, राइट। और कॉन्ट्रेरीज रिलेशन कौन किसके साथ है? ए प्रोपोजिशन और ई प्रोपोजिशन के साथ। ओके, तो आज इस सेशन का, इस मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, व्यक्ति बीइंग फॉर्मुलेटेड ऑन द परसेप्शन ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल केसेस कैन नॉट बी वैलिड अकॉर्डिंग टू हुम। तो किसके अनुसार कुछ व्यक्तिगत मामलों की धारणा पर तैयार की जा रही व्यक्ति मान्य नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन ए नोयायिकाज, ऑप्शन बी बुद्धिस्ट, ऑप्शन सी जैनस या फिर ऑप्शन डी चार्वाकास। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी चार्वाका। तो चार्वाक फिलोसफी के अनुसार कुछ केसों में ये व्यक्ति को एस्टैब्लिश्ड नहीं किया जा सकता है परसेप्शन के बेस पर, राइट। अब नोयायिकाज, बुद्धिस्ट और जैन फिलोसफी ने क्या कहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं व्यक्ति के बारे में। तो देखो यहाँ पर, तो देखो व्यक्ति इज डिटरमाइंड बाय अन्य व्यतिरिकी, ये तो नोयायिका फिलोसफी के अनुसार ये ठीक है, राइट। अब देखो बुद्धिस्ट फिलोसफी ने कहा है कि व्यक्ति इज बेस्ड ऑन इफेक्ट कॉज रिलेशन एंड द रिलेशन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। और देखो अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में किया कि व्यक्ति बीइंग फॉर्मुलेटेड ऑन द परसेप्शन ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल केसेस कैन नॉट बी वैलिड। और जैन फिलोसफी ने क्या कहा है कि द लोकस इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश अन्य व्यक्ति अकॉर्डिंग टू द जैनस, ठीक है। तो इसको कॉपी पे लिख लो। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी अभी हमारे साथ जो मॉक टेस्ट दिया है, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितने क्वेश्चन करेक्ट मार्क हुआ है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखो। और इस सेशन को एंड होते ही, ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाना। तो आपका फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और सारे सेशन को लेने की, तो इसको घटने मत देना। तो इस 2 दिनों में आप लोगों को 200 क्वेश्चन कवर करवा दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों का काम है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो, एनालिसिस करो, देखो आपको कहाँ पर गलतियाँ हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये गलती दोबारा नहीं करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।